तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मुझे लगता है कि 60 दिन से भी कम रह गए हैं सीडीएस एग्जाम के लिए और ये समय है एक सही स्ट्रैटेजी और फोकस को लाने का। और बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन जितने भी हमारे सीडीएस एस्पिरेंट हैं। बिल्कुल फैब वाले एग्जाम के लिए आपके एसएसबी डेट सिलेक्शन लिंक आ चुकी है और तेजी के साथ अब आपको अपने एसएसबी डेट्स को डिसाइड कर लेना है और ऑब्वियसली एसएसबी में अपनी परफॉर्मेंस को कमाल करना है। बट साथ ही साथ दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर हमें 14 नवंबर के रिटन एग्जाम में भी बेहतर करना। तो ऑब्वियसली दोनों वीडियो बैक टू बैक आपको मिलेंगे। आज एक जबरदस्त पैनल डिस्कशन आपके सामने आने वाला है जिसमें पूरे सीडीएस के एक्सपर्ट फैकल्टीज बैठेंगे जो आपसे डिस्कस करेंगे हर उस बारीकी को कि आखिर कैसे सीडीएस में अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित किया जाए। वो बारीकी से बताएंगे आखिर अर्थमेटिक पार्ट में 100 में कैसे आप 80 एबव क्वेश्चन से स्कोर कर सकते हैं, कैसे आप जो आपके पेपर 2 हैं दैट मीन जनरल एबिलिटी का और साथ ही साथ इंग्लिश का, उन दोनों पेपर में भी आप कैसे बेहतर परफॉर्मेंस करें, कैसे अच्छा कर पाएं। 120 क्वेश्चन में आखिर 100 का टारगेट सर हम कैसे बना के चलें। मैं समझता हूं ये जरूरी है लास्ट मिनट पे इस बात को समझना और अंडरस्टैंड करना कि आखिर बचे हुए 2 महीने जो कि उससे भी कम है उनमें कैसे अपने फोकस अपने डेडिकेशन को बना के बेहतर किया जाए। और साथ ही साथ बहुत जल्द आप एक एक्सपर्ट वीडियो आपके सामने आने वाला है जिसमें कैप्टन एसके सर के साथ आ रहा हूं केवल एक उद्देश्य से कि आखिर एसएसबी डेट सिलेक्शन लिंक तो आपने सीडीएस वालों ने चुन लिया है, आखिर आगे की तैयारी के लिए आपको कैसे काम करना और आने वाले एसएसबी में कैसे कमाल करना है। तो मुझे लगता है कि ये सेशन बहुत खास होने वाला है और मैं जबरदस्त पॉजिटिवली कहना चाहता हूं कि जितने भी हमारे सीरियस एस्पिरेंट हैं बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। अब आपकी डेट शेड्यूल बिल्कुल क्लियर हो चुकी है क्योंकि अगला लक्ष्य आपका 10 अप्रैल है और इसके बाद वाला लक्ष्य आपका 4 सितंबर है। तो 2022 भी वेल शेड्यूल्ड है और एग्जैक्टली आपको 6 महीने का गैप मिलेगा, टाइम समय मिलेगा और जो कि एनडीए पैटर्न पे बिल्कुल बेस्ड हो जाएगा और ये मौका देगा आपकी तैयारी को और बेहतर करने का। और इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मेजर कल से क्लासेस शुरू कर दिया आपके लिए जबरदस्त ऑफलाइन प्रोग्राम केवल एक उद्देश्य से कि कैंपस का हिस्सा बनिए और ग्रेजुएट एंट्री जो हमारे डिफेंस फोर्सेस के अंदर है उनमें अपनी सफलता के झंडे गाड़ो यार। और ये जरूरी है, ये तभी संभव हो सकता है जब एक सही तैयारी, जब एक सही मटेरियल, जब एक सही और एक्सपर्ट टीम आपके सामने हो, बेहतरीन बुक्स आपके सामने हो और कहीं ना कहीं बेहतरीन ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम हो, बेहतरीन डाउट काउंटर फैसिलिटी से, बेहतरीन टेस्टिंग सिस्टम से, बेहतरीन फिजिकल ट्रेनिंग से और साथ ही साथ पूरी एक्सपर्ट टीम आपको मिले जो एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके पर्सनालिटी को अप टू दिमाग बनाए, जिसमें बिल्कुल आपके साथ जुड़ेंगे ग्रुप कैप्टन पांडे सर, आपके साथ जुड़ेंगे विंग कमांडर के ठाकुर सर, आपके साथ जुड़ेंगे कैप्टन एसके सर। बिल्कुल स्पेशलाइज तरीके से आपको ट्रेन किया जाएगा केवल रिटर्न तक ही नहीं बल्कि एसएसबी तक और केवल एसएसबी तक ही नहीं फाइनली आपकी सफलता तक और उस सारी कड़ी को क्रमशः हम आपके साथ जोड़ेंगे। बट आज आपके पास मौका है इस सेशन का पूरा हिस्सा बन करके बारीकी के साथ हर पहलू को बेहतर ढंग से समझने का, आने वाले हर एग्जाम में कमाल करने का। तो टाइम क्यों वेस्ट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जबरदस्त सेशन। जय हिंद बच्चों, आई एम डॉक्टर गौरव अग्रवाल, academic head Major Culture Classes. I welcome you on the behalf of Major Culture Classes in the panel discussion to talk about some panacea solution of CDS exam. जैसा कि आप लोग जानते हैं मुश्किल से 60 दिन का वक्त बाकी है आपके CDS का एग्जाम होने में। CDS का एग्जाम जो कि ग्रेजुएट लेवल पर कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम है। इस एग्जाम में आने वाले सारे सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट इस पैनल में मौजूद हैं। ये लोग आपको बताएंगे कि अब से लेकर 14 नवंबर तक के एग्जाम के लिए या नेक्स्ट ईयर 2022 में अप्रैल मंथ में होने वाले सीडीएस के एग्जाम के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी, पढ़ाई का वो कौन सा तरीका होगा जो आपकी सफलता की गारंटी ले लेगा। हमारे पास इंग्लिश एक्सपर्ट प्रांजलि मैम मौजूद हैं। देन जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट 3 सेक्शंस के लिए अक्षय सर मौजूद हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए जेके सर मौजूद हैं। केमिस्ट्री के सवालों के बारे में बात करने के लिए उत्कर्ष सर हैं। बायोलॉजी के क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ देवेश सर हैं और अर्थमेटिक्स के एक्सपर्ट हमारे पास मौर्य सर मौजूद हैं। इंग्लिश आपके सीडीएस के एग्जाम में अहम भूमिका रखता है क्योंकि 120 क्वेश्चन आते हैं। प्रांजलि मैम हमारे साथ मौजूद हैं। बात करते हैं प्रांजलि मैम से कि आने वाले सीडीएस का एग्जाम वो भले ही 14 नवंबर का हो या नेक्स्ट ईयर अप्रैल का हो, उसके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी, पढ़ाई का कौन सा तरीका, कौन से चैप्टर्स और कौन सी किताबें सबसे बेहतरीन पढ़ेंगी मैम। सर जैसे कि हमारे बच्चों को पता है कि 120 क्वेश्चंस हमारे सीडीएस के एग्जाम में इंग्लिश पोर्शन से ही कवर किए जाते हैं, जिसमें कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, अगर एक वोकैबुलरी पोर्शन की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कवर करते हैं एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन
और जिसके लिए आई गेस हमारी जो बुक है लेक्सिकॉन जो हमारा इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है वो मोर देन इनफ है। अगर बच्चों उसको ही प्रॉपरली अगर पढ़ ले जाते हैं तो आई गेस 80% क्वेश्चंस उससे ही डायरेक्ट फंसने की चांसेस रहते हैं। और इस बार 2021 में देखा जाया था कि कंजंक्शन से जो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं एरर के फॉर्म में, तो उनको स्टेटमेंट्स दे दिया गया था बच्चों को कि वो उसको फिल करें। तो कंजंक्शन का रोल इस केस में बढ़ चुका था। तो बच्चों को ध्यान देना चाहिए कि हमें कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में अच्छी ग्रिप हो उनकी, और बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह पे भी उनको ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी रीडिंग पे फोकस करना चाहिए। डेफिनेटली सीडीएस के एग्जाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमेशा से एक प्रोमिनेंट सेक्शन होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो ना केवल आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी को इंप्रूव करेगा बल्कि रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस मैम, उसके भी क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में काफी मात्रा में होते हैं। ऑलराइट मैम, एक बात और बताएं, कंजंक्शन जैसे चैप्टर को लेकर बच्चे हमेशा उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्लासिफिकेशन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। जी सर, क्योंकि बच्चे टेक्निकलिटीज में ज्यादा जाते हैं और उनको एब्सोल्यूट नॉलेज कम होती है। अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो हम डायरेक्ट उनको 3 में ही डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन या फिर कंपाउंड कंजंक्शन। तो क्या बच्चों को इस टेक्निकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहिए या सीधे शब्दों को देखते हुए प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस की? जी सर, अगर सीधे वर्ड्स को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एज पार्ट ऑफ कंजंक्शंस तो शायद बच्चों को क्लैरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर टेक्निकल वर्ड्स से उनको कंपैरिजन किया जाए। बाकी कोरिलेटिव में पेयर्स होते हैं जो बच्चों को पता होना चाहिए कि इस पेयर के साथ, फॉर एग्जांपल नो सूनर के साथ अगर हमको किसी कोरिलेटिव कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है तो वो दैन होगा, हार्डली स्कैर्सली के साथ अगर इस्तेमाल करना है तो वो व्हेन या फिर बिफोर हो जाएगा। तो ये सब चीजें अगर बच्चे ध्यान में रखें तो उसके ज्यादा उनको टेक्निकलिटीज में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। मैम, जैसा कि अभी एग्जाम होने में केवल 2 महीने का समय बाकी है 14 नवंबर वाले एग्जाम में, तो इस 2 महीने में बच्चों को क्या सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा कर लेना चाहिए? सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड आई गेस हमारी बुक में प्रैक्टिस क्वेश्चंस हर टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज्यादा से ज्यादा दिए हैं। अगर बच्चे उनको प्रैक्टिस करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने आए हैं एग्जाम में उनको प्रैक्टिस करते हैं तो आई गेस उनका एग्जाम क्लियर होना ही होना है। मैम, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट सीरीज की क्या इंपॉर्टेंस है? सर, टेस्ट सीरीज इज अ मस्ट, बिकॉज वहां पे हमको पता चलता है कि हमारे क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, क्योंकि सीडीएस में मॉडरेट टू हाई जाता है, तो वो क्वेश्चंस जब हम डील करते हैं तो हमें अपना एबिलिटी पता चलती है कि हम एग्जाम में कहाँ बैठते हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए और अपनी जो कॉन्फिडेंस है उसको भी आप बढ़ा सकते हैं उस टेस्ट सीरीज के थ्रू। ऑलराइट मैम, थैंक यू। ऑलराइट मैम, थैंक यू मैम। अब हम आते हैं ज्योग्राफी, करंट और इकोनॉमिक्स के सेक्शन के लिए, जिसके साथ हमारे पास अक्षय सर मौजूद हैं जो ना केवल ज्योग्राफी के टीचर हैं सीडीएस के बैचेस में, बल्कि खुद लगातार 6 बार सीडीएस का रिटन एग्जाम क्वालिफाई भी कर चुके हैं। अक्षय सर, सीडीएस को क्लियर करने के लिए हमारे पास सबसे पहली जो अप्रोच होनी चाहिए खासतौर से ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर के लिए। मैं पहले बात करता हूँ ज्योग्राफी के रिगार्डिंग। सर, ज्योग्राफी के लिए खास तौर से हमको हमारा फोकस होना चाहिए हमारे पास्ट के जो क्वेश्चंस है, जो पास्ट के जो क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, खास तौर से 2016 के बाद से, क्योंकि 2016 के बाद से क्या हुआ, हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज हुआ है। उसके पहले क्या हुआ करता था कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आया करते थे वो काफी डीप में आया करते थे, लेकिन 16 के बाद से क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन को डीप में नहीं ले जा रहे, वो बेसिकली एक एनसीईआरटी वाली अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, इवन वर्ड टू वर्ड वहां से हमको मिल जाता है, तो हमको पास कुछ सवाल मिल जाते हैं। यस सर, बिल्कुल मिल जाते हैं। तो सर हमको पास्ट क्वेश्चंस पर बहुत नजर रखनी है। तो सर, क्या सीडीएस के जैसे एग्जाम से हम ये आशा कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हूबहू रिपीट करेगा? सर बिल्कुल करता है, आपको मैं कितने क्वेश्चन दिखा दूंगा जी, बिल्कुल रिपीट करता है। इवन वो नहीं सर, जो हमारे जो डिफरेंट एग्जामिनेशन होते हैं यूपीएससी के, चाहे वो एनडीए वाला हो, चाहे सीएपीएफ वाला हो, इवन सिविल सर्विसेज वाला क्वेश्चन हो, ये क्या हो रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, सर्कुलेट करते हैं आपस में। सर, ये तो हो गया एक रिसर्च का तरीका। हाँ। लेकिन बच्चा इतनी रिसर्च नहीं कर पाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। बीइंग अ टीचर आप रिसर्च कर सकते हैं, बिल्कुल सर, तो बच्चे की हेल्प कैसे हो पाएगी? बिल्कुल सर, उसके लिए हम ऐसा प्रोवाइड करते हैं अपने कंटेंट में, एंड जो भी हमारा रिसोर्स होते हैं, जो हमारे कोचिंग प्रोवाइड करता है, उसमें हम ये चीजों को डालते हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर बच्चा इस नवंबर के एग्जाम के लिए भी नहीं, अगर नेक्स्ट ईयर के एग्जाम के लिए हमारे पास आता है तो हम उसे 6 महीने में काफी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ये तो सर रहा ज्योग्राफी का। हमको पास्ट में क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमको उससे एक नजरिया मिलता है, आइडिया मिल जाता है कि हमको कितना पढ़ता है और क्या छोड़ना है। सर, ज्योग्राफी के कौन से सेक्शन के सवाल सबसे ज्यादा आते हैं? देखो सर, ये तो कहना बहुत ही डिफिकल्ट होगा, कोई सिंपल नहीं है कि, क्योंकि हर बार क्या होता है, चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अभी क्लाइमेट चैप्टर है, क्लाइमेट चैप्टर से 2021 के फर्स्ट में जी 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन आप सोचिए सर, 5 क्वेश्चन, कुछ इवन एक क्वेश्चन सब कुछ चेंज कर सकता है, वो तो 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन थे। वहीं उसके जो हमारा 20 का सेकंड होता है, उसमें केवल एक क्वेश्चन था, वो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन से।
केवल एक, हाँ केवल एक, जबकि अगले एग्जाम में 5 आए। 5 आए थे। तो सर ये जो पूरा वो जो पैटर्न रहता है ना वो चेंज होता रहता है। बच्चे को ओवरऑल ज्योग्राफी प्रिपेयर करनी पड़े। हमको ओवरऑल सब्जेक्ट को तैयार करना होता है विद डिटेल। ऐसा भी नहीं है कि हमको बहुत डिटेल में जाना होता है, हमको एक अच्छी खासी डिटेल में जाना होता है जी, लेकिन एक लिमिटेशन होती है उस डिटेल की। सर व्हाट इज अबाउट इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के लिए सर हमको देखिए सर, इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करता हूँ 2017 से पहले इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन आया करते थे सीडीएस में वो 3 जगह से आया करते थे जी। फाइबर प्लानिंग एंड कुछ जो बेसिक प्लानिंग के कॉन्सेप्ट थे इंडिया में। इसके अलावा कोई भी वर्तमान में सर 5 प्लान तो रूट आउट हो चुकी है। हाँ बिल्कुल हो चुकी इसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है। ये सर हमारे पास 15 ईयर विजन प्लान जी। है, उसने उसको रिप्लेस कर दिया। जी। लेकिन सर पता है अब क्या हो रहा है कि जो यूपीएससी है उसको जो फोकस है मोर एंड मोर ऑन द माइक्रो इकोनॉमिक्स, डिमांड सप्लाई। तो सर क्या ये मान ले कि पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित सवाल अब नहीं आएगा? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अभी भी सवाल आ सकता है। आ सकता है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी रहती है जी। लेकिन सर 2017 के बाद से वो नहीं आया। 17 के फर्स्ट में पहले आया था, 17 के बाद सेकंड से नहीं आया, लेकिन फिर भी बच्चे उसे छोड़े ना। और बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए सर। हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो हमारे डिफरेंट जो लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई रहते हैं, हमारा जो मार्केट का जो पूरा स्ट्रक्चर रहता है। सर माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब किस टाइप का सवाल बच्चे को मिलेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में सर हमको पूछ सकता है कि भाई ये 2 सेलर हैं और फ्यू बायर्स है, ये फ्यू बायर्स है, तो ये कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर होगा। अगर सिंगल सेलर है और मल्टी बायर्स है वो कौन सा मार्केट कॉम्पिटिशन हो सकता है। सारे बेसिक टर्म्स का इंट्रोडक्शन बच्चों के पास होना चाहिए। सर इंट्रोडक्शन तो होना चाहिए, लेकिन उनको थोड़ी डिटेल भी होनी चाहिए इन चीजों की, आखिर इसके इम्प्लीकेशंस वगैरह क्या होते हैं। कई बार क्या होता है वो उसी चीजों के आसपास में घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है वो। क्या सर इंटरनेशनल ट्रेड के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं? सर 17 के सेकंड में लास्ट आया था ऐसा क्वेश्चन। इसमें पूछा था उन लोगों ने कि भाई जो करेंसी होती है, करेंसी का डिवोल्यूशन अगर हम उसको करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। उसके बाद से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। जी 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 ठीक सर। करंट के बारे में कुछ बताएं। सर करंट के लिए जैसे कि यूपीएससी है, सीडीएस साल में 2 बार होता है जी। फेब में होता है, नवंबर में होता है। बीच में जो टाइम पीरियड आ जाता है वो होता है तकरीबन। लेकिन सर अब जो सीडीएस हुआ करेगा वो अप्रैल के महीने में हुआ करेगा। पैटर्न चेंज हो चुका है, मैंने देखा 21 का फर्स्ट फेब में हुआ था जी। होने जा रहा है, वो होने जा रहा है सर हमारा 8 महीने का गैप हो गया सर, ऑलमोस्ट 8 महीने का गैप हो गया जी। हमें ये जो 8 महीने वाला जो गैप है, फरवरी से लेकर हमको अक्टूबर तक करंट अफेयर करने होंगे। फरवरी से लेकर अक्टूबर तक के। अक्टूबर में हमको 10 तारीख तक के ऑलमोस्ट, क्योंकि 1 महीने पहले पेपर सेट हो चुके हैं। सर करंट में अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर फोकस ज्यादा करना चाहिए या नेशनल इश्यूज पर? सर ऐसा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ सिलेक्टिव फील्ड्स होते हैं जहां पर हम फोकस कर सकते हैं जी, जैसे डिफेंस इश्यूज। डिफेंस इश्यूज में भी नहीं, पर्टिकुलरली जो डिफेंस इनोवेशंस हो रही है लाइक नवल शिप्स वगैरह, कौन सी बन रही है, कौन सी नवल शिप कहां पर जा रही है, पता नहीं क्या मजे ले रहे हैं। 3-4 बार से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये वाला नवल शिप कहां पर गया था जी, है ना। उसके अलावा कि जो रैंक स्ट्रक्चर वगैरह है, उसके अलावा हमारे जो डिफरेंट जो एस्टैब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, कमांड्स कौन सी कहां पर है जी जी। इसके अलावा सर हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज वगैरह होती है, इसके अलावा हमको पास्ट में जो स्कीम्स आई है, ये देखा गया है कि हमारे जितने भी सीडीएस हुआ है चाहे सीपीएफ हुआ है, इन दोनों में सर लगातार पास्ट स्कीम से क्वेश्चन आए, ना कि प्रेजेंट स्कीम से क्वेश्चन आ रहे हैं। 2015-16 में स्कीम लॉन्च की गई थी, वहां से क्वेश्चंस बन रहे हैं। फिर वो स्कीम भले ही किसी भी फील्ड की रही हो। हाँ सर बिल्कुल। यहाँ तक कि आयुष्मान भारत जैसी स्कीम से भी सवाल पूछे गए। उससे तो सर बहुत आते हैं क्वेश्चन, कई बार आ चुका है उससे। इसके अलावा हमको जो समिट्स वगैरह होती है, फॉर एग्जांपल ब्रिक्स समिट का 4 बार क्वेश्चन आ चुका है सर। 16 में आ चुका है, 17 में आ चुका है, 19 में आ चुका है, 20 में आ चुका है। मतलब ये समिट्स जो है इंटरनेशनल समिट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन कुछ नहीं आता, बस ये पूछता है कि भाई कहां पर हो रही है। ऑलराइट, थैंक यू अक्षय सर। अब हम चलते हैं अपने जेके सर के पास, जो कि हिस्ट्री और पॉलिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें गाइड करेंगे। जेके सर। थैंक यू सर। सभी बच्चों को जय हिंद। और जहाँ तक बात है सीडीएस के लिए 2 महीने की, यानी 2 महीने के बाद जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, इसके लिए सबसे ज़रूरी है कुछ पार्टिकुलर पार्ट, विशेष रूप से हिस्ट्री में, पॉलिटी में आपको देखने की ज़रूरत है। और इसमें एंशिएंट कल्चर पर विशेष ध्यान देना है। एंशिएंट कल्चर सर, कारण कि इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं, चाहे वो वैदिक कल्चर हो और वैदिक कल्चर से रिलेटेड और भी जो भी विशेष रूप से अपने यहाँ ये जो स्मृति ग्रंथ है उसमें जो बातें होती हैं उसके संबंधित भी बातें पूछे जा सकते हैं। तो इस कल्चर को और धीरे धीरे जो हमारे यहाँ एपिक हैं, जो महाकाव्य हैं, या फिर आपको जो विशेष रूप से और ये स्मृति ग्रंथ हैं, इनको बेस बना करके जो कल्चर या पुराणों को बेस बना करके जो कल्चर हमारे यहाँ डेवलपमेंट हुआ, उस हुआ भी विशेष रूप से गुप्त पीरियड में,
उस पर विशेष फोकस। मतलब सर एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री। उसके बाद आपको प्री मेडिवल पर ध्यान देना है, और प्री मेडिवल में आप देखेंगे कि प्री मेडिवल में विशेष रूप से बहुत सारे, जिसको सो कॉल्ड आप राजपूत पीरियड भी कह सकते हैं, कि बहुत ऐसी चेंजिंग आई हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, जिसके कारण विदेशी आक्रमणकारी बार बार आए और हम असफल हुए। इसके पीछे के कारणों को जानने के लिए अल-बरूनी का जो इस पर वर्णन है उस पर कंसेंट में ध्यान में रखना जरूरी है। और फिर आप आ जाइए, अगर आप पॉलिटिकल बात पढ़ना चाहते हैं सल्तनत पीरियड में, तो सल्तनत पीरियड में कुछ पार्टिकुलर ये सुल्तान हैं उनके बारे में पढ़ लीजिए, चाहे वो ऐबक हो, चाहे वो इल्तुतमिश हो, चाहे वो बलवन हो, फिर अलाउद्दीन खिलजी, ये गया मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा इस बीच में दो अन्य साम्राज्यों के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, वह है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। दोनों के बीच में क्या कल्चरल डेवलपमेंट हुए, और साथ ही साथ ये सबसे बहुत जरूरी बात है कि इसमें सूफी संत और ये भक्ति मूवमेंट। सर हिस्ट्री, इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों की मेमोरी उन्हें बहुत धोखा देती है। आप तो चूंकि सीडीएस के बैचेस में हिस्ट्री पढ़ाते भी हैं, तो आपका क्या अनुभव है बच्चों के साथ, और कैसे बच्चे अपनी उस मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, या कैसे आप बैच में बच्चों को बेनिफिट देते हैं कि वो हिस्ट्री के डेटा को जल्दी ना भूलें? हाँ सर, डेटा याद करने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, उस कंसेप्ट को याद करने की जरूरत है, कंसेप्ट को जानने की जरूरत है कि जब तक कंसेप्ट नहीं रहेगा डेटा आपसे याद नहीं। और उसके लिए एक अच्छा टीचर बहुत जरूरी है, टीचर की जरूरत है, और साथ ही साथ थ्रोली पढ़ाने की जरूरत होती है। लेकिन चूंकि इस पीरियड में 2 महीने में की बात जो मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर आपको बच्चे एक्चुअली अप्रैल के महीने के भी हैं जिनको 2022 के अप्रैल में एग्जाम देना है, वो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो भी हमारे पास आएंगे, तो उनके दृष्टिकोण से भी बात करें। हाँ सर, उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले सबसे जरूरी है हिस्ट्री को समझना, और हिस्ट्री को समझने के लिए ये जरूरी है कि आखिर इसके जानने के सोर्सेज क्या होते हैं, और विदाउट सोर्सेज हम हिस्ट्री को ठीक ढंग से जान नहीं सकते। तो आपको प्री हड़प्पन पीरियड से ले करके, और आपको हड़प्पन पीरियड, फिर वैदिक पीरियड, और फिर मेन फोकस तब करना पड़ेगा विशेष रूप से 16वीं सेंचुरी का जो धार्मिक आंदोलन है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। और मौर्य पीरियड पर सर इतनी ज्यादा रिच रिसर्च बच्चे को मिल कैसे पाएगी, बच्चा कल कर कैसे पाएगा इतनी रिच रिसर्च? सर रिसर्च की जहाँ तक बात है, अगर दिमाग में उसके मोटिव है जी, ये अगर टारगेट है कि हमें सीरियस निकालना है, तो वो कुछ भी कर सकता है। कारण कि कहा भी जाता है कि मैन कैन डू ऑल थिंग्स इफ ही विल, तो अगर उसके अंदर विल पावर है जी जी, तो कुछ भी कर सकता है। Sure. लेकिन उसके मन में, उसके दिमाग में वो टारगेट फिट रहना चाहिए। सर हिस्ट्री में बच्चों के पास एक प्रॉपर गाइडेंस की भी बहुत कमी होती है, बेचारे बच्चे रिसर्च करते करते रह जाते हैं और एग्जाम का टाइम निकल जाता है, इसके लिए क्या करना चाहिए? सर एमकेसी ने बहुत बेहतरीन गाइडलाइन लेकर के आया है जी, और यहाँ आप आइए, आकर के प्रॉपर गाइडेंस के साथ प्रॉपर बुक्स भी आपके सामने उपलब्ध है। बुक्स तो बच्चे आप लोग अपने घर से भी मंगा सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर कर देंगे तो बुक्स उनके घर पर भी पहुंच जाएंगी। लेकिन अगर आने वाला नवंबर भी नहीं बट आने वाले अप्रैल के दृष्टिकोण से यदि आप चाहते हैं और हर कीमत पर एसएसबी देना चाहते हैं, तो निश्चित ही आप हमारे ऑफलाइन कोर्सेज को ज्वाइन करें। सर क्या अपने बैचेस से सफलता की दर रहती है रिटन क्वालिफिकेशन की? लगभग कितने बच्चे रिटन क्वालिफाई कर जाते हैं? बिल्कुल, जो बच्चा अगर रेगुलर रहा है जी, और वह भी विशेष रूप से एमकेसी का ये इतिहास रहा है कि जो रेगुलर बच्चा रहा है वो सफल रहा, उसका रिटन क्वालिफाई होने की संभावना बढ़ती और वह बराबर क्लास में फोकस्ड होकर के रहा जी, जी। तो जो भी पढ़ाई होती है, जैसे कि अभी मेडिवल पीरियड के बारे में बताया, आपको मुगल पीरियड आपका मुख्य है, उसके अलावा आप पूरी की पूरी ये मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ने की जरूरत नहीं है। चाहे वह शुरुआती दौर में यूरोपियन कंपनियों का आगमन से लेकर यहाँ पर उसके एस्टेब्लिशमेंट, और साथ ही साथ धीरे धीरे यहाँ एक बड़ी कॉलोनी के रूप में यहाँ शासन करना, इस बात को लेकर के चलना है। और यह भी देखना है कि उसका जो राजस्व व्यवस्था है और राजस्व व्यवस्था का उसका परिणाम क्या है, और विशेष रूप से अपने यहाँ जो इंडस्ट्री थी उसकी इंडस्ट्री की आगे कैसे दब गई, यानी इसके आर्थिक प्रभाव को भी देखना बहुत। सर वर्ल्ड हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है सीडीएस के एग्जाम में? सीडीएस के एग्जाम में सर वर्ल्ड हिस्ट्री की कोई इंपॉर्टेंस नहीं, मतलब ज्यादा सवाल उसके नहीं आते ही नहीं है।
एक आध कभी दे दिया वरना वर्ल्ड हिस्ट्री भारतीय रेफरेंस में ही बच्चों को सारी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। सर अब आते हैं पॉलिटी पर। हिस्ट्री के साथ पॉलिटी के सवालों की भी इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री एंड सीडीएस के एग्जाम में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सर मेरा मानना है कि विदाउट पॉलिटी हिस्ट्री को भी आप अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। और वह भी आप जब इंडियन ये कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हैं तो उसके डेवलपमेंट को हम देखते हैं तो वर्ल्ड के जितने कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत हमें जानकारी हो जाती है। और सब यानी मैक्सिमम देशों से हमारे संविधान में बहुत सारी बातें कुछ ना कुछ लिया गया है, लेकिन उसको हूबहू नहीं लिया गया है। बहुत सारी बातें हैं जो हम अपने इंडियन कॉन्सेप्ट के चेंजेस कर दिए गए, हाँ लिए गए हैं। और दूसरी बात कि इसमें डेवलपमेंट की बात छोड़िए, इसके अलावा तो और आपकी बात दिखनी है। विशेष रूप से आप इसके यानी हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, रिपब्लिक है, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसके आलोक में जब हम पढ़ेंगे तो विशेष रूप से हमारे यहाँ जो संघात्मक व्यवस्था है, फेडरलिज्म है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। लेकिन हमारा फेडरलिज्म ऐसा है कि ये आपको संघात्मक व्यवस्था देखने में, लेकिन व्यवहार कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां पर वो बिल्कुल यूनिटरी सिस्टम हो जाती है। तो उस कंसेप्ट को भी समझना है और उसके विषय में जो प्रोविजंस किए गए हैं उसको भी देखना है। और साथ ही साथ आप चले सिटीजनशिप और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी आपको राज्यों के नीति निर्देशक तक और फंडामेंटल ड्यूटी, ये 3 चैप्टर तो मस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। और इसके आगे आप चले जाइए तो विशेष रूप से यूनियन गवर्नमेंट में या हम कह सकते हैं कि जो संघीय सरकार है तो उसमें एग्जीक्यूटिव से लेकर पार्लियामेंट्री सिस्टम और पार्लियामेंट्री जितनी टर्मिनोलॉजी है उसके विषय में जानकारी, उसका कानून। सर सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी की गारंटी होने के लिए बच्चे को हिस्ट्री पॉलिटी में कितने क्वेश्चन सही करने चाहिए? सर क्वेश्चन करने के लिए तो हर व्यक्ति एक्सपेक्ट करता है कि वो सारे सही करें कि हम सही करें, बट ये बात है कि अगर 50% आप कर देते हो मेरे सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में, हिस्ट्री पॉलिटी में, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हिस्ट्री पॉलिटी में निश्चित रूप से आप सेलेक्ट हो जाएंगे, मतलब फिर सीडीएस में आप शॉर्टलिस्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी। ऑल राइट, तो बच्चों कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। इंग्लिश, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स हमारे एग्जाम में है जिनके क्वेश्चंस ज्यादा तो नहीं आते, लेकिन सिलेक्शन के लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं उत्कर्ष सर के पास जो केमिस्ट्री के लिए हम लोगों को गाइडलाइंस देंगे, उनके अनुभव का लाभ उठाएं। वेरी वेरी थैंक यू सर। जय हिंद बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी उत्कर्ष तिवारी आपसे बहुत ज़्यादा उत्साहित था मिलने के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रश्न रहता है केमिस्ट्री को लेके। हर बार मैं अपने ऑनलाइन क्लास में, हर बार आपके सामने ऑनलाइन आने पर, ऑफलाइन आने पर ये जरूर कहता हूँ कि केमिस्ट्री ऐसा ब्रॉड सब्जेक्ट है, और खासकर जब आप सीडीएस का एग्ज़ाम देने वाले हों तो आपको लगता है कि ग्रेजुएशन के बाद दे रहे हैं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो चुका है, कहाँ से क्वेश्चन पढ़ें, कैसे क्वेश्चन को सेलेक्ट करें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। तो इसको सोचने के लिए हमारे अक्षय सर ने पहले ही आपको बता दिया कि एनसीईआरटी पढ़ें, लेकिन मैं एनसीईआरटी को बहुत बड़ा मानने लगा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड आ रहे हैं और एज फार एज केमिस्ट्री कंसर्न। तो सर केमिस्ट्री को लेकर के ध्यान से समझने वाली बात यह है कि हम लोगों ने पूरी कोशिश की है, कई सालों की कोशिश है कि जो एमकेएससी की मॉड्यूल हैं यानी बुक्स हैं उसमें एक कंसंट्रेटेड पार्ट दिया गया है केमिस्ट्री का। अगर आप पढ़ेंगे तो केमिस्ट्री के जो 15 क्वेश्चन लगभग आते हैं वो आपके लिए बून होंगे, यानी कि लगभग सभी सही होंगे। तो उसको देखते हुए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बुक्स देखें, यानी कि एमकेएससी की बुक्स को कंसल्ट करें, ऑनलाइन आए, ऑफलाइन आए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑफलाइन आए, क्योंकि हम सभी टीचर आपसे इंटरेक्टिव बात कर पाएंगे, आमने सामने बात कर पाएंगे, और इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स। मतलब सर आप भी इस बात को मानते हैं कि वास्तविक पढ़ाई ऑनलाइन एक्चुअली हो नहीं सकती? ऑनलाइन तो देखिए क्या रहता है कि कोशिश टीचर की रहती है बच्चे की थिंकिंग समझना और अपना एक्सपीरियंस यूज करना कि बच्चों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम रही होगी, तो वो आपको बता देते हैं। पूरी कोशिश उनकी वही रहती है। ऑफलाइन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि बच्चा सामने रहता है जी। आप उससे सामने से इंटरेक्टिव सेशन आपका चलता है, बात करते हैं, उसकी प्रॉब्लम समझते हैं, उसकी नॉलेज कितनी उस सब्जेक्ट में रही है, उसकी एक्सप्रेशन के आधार पर हम लोग ये समझ पाते हैं कि उसको हमारी बात समझ में आई कि नहीं है। जी 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 बिल्कुल। अब
बात करते हैं कि केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक आपको जरूर सेलेक्ट करने चाहिए ये 2 महीने बाद आने वाले एग्जाम के लिए और आगे आने एग्जाम के लिए। खासकर कुछ चैप्टर्स हमने सेलेक्ट किए हैं अपने मॉड्यूल में भी, ठीक है, यानी बुक्स में भी। तो एक कार्बोनेट्स एलेक्ट्रॉप्स है, एसिड बेस एंड सॉल्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, केमिकल बॉन्डिंग है और पीरियोडिक टेबल। अब समझिए कि क्वेश्चन आते किस तरीके से हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट कोयला कौन सा रहता है, कौन सा ऐसा कोयला है जो सबसे ज्यादा सुपीरियर रहता है, जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा है, यानी कि उसकी बर्निंग सबसे अच्छी है। तो एक क्वेश्चन एक सिंपल है, बहुत साधारण सा है, आपको आंसर आना चाहिए। सोचिए जरा इसको। तो इसका आंसर बच्चों, सर के क्वेश्चन का जवाब यदि आपको नहीं पता है तो चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। बिल्कुल, चैट बॉक्स में सर पर्सनली उस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। जी, तो ये क्वेश्चन को सोचिएगा जरूर, बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप और देखिए कि हम लोग डोमेस्टिक लाइफ में जो कोयला यूज करते हैं वो कौन सा कोयला यूज करते हैं। एक ये दूसरा क्वेश्चन, ये भी सोचिए और सर ने बता दिया, आपकी चैट बॉक्स में मैसेज करिए कि आपको आंसर मालूम है कि नहीं है, और जल्दी मैं बता भी देता हूँ। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस और में है, जैसे सिन गैस कैसी रहती है, इसका आंसर तो खैर सुन ही लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रहती है। एसिड बेस एंड सॉल्ट जो ऐसा चैप्टर है जो आपको लगता है कि बड़ा डीप आता होगा, पीएच वैल्यू पूछी जाती होगी और पूछा जाता होगा एसिडिक बफर, बेसिक बफर। तो उसमें कुछ जनरल क्वेश्चन है कि जैसे टेमेरिंड में कौन सा एसिड होता है, उसको सोचिए। खैर टार्ट्रिक एसिड होता है। टोमेटो में कौन सा रहता है, उसी तरीके से आपके लेमन में कौन सा रहता है। तो एक जनरल क्वेश्चन मतलब सर केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं वो बस 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, 1 लाइन क्वेश्चन आते हैं। और बड़ी खुशी की बात यह है कि हम लोगों ने उसको कई दिनों की रिसर्च के बाद उसी तरीके से अपने एक्सरसाइज बल्कि सर कई सालों की रिसर्च के बाद। जी भाई, मैं खैर 27 साल से पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री, तो वो पूरी नॉलेज आपके 27 साल का अनुभव इन किताबों में है, तो वो पूरा अनुभव आप उसका। सर क्या केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं? न्यूमेरिकल सर ना के बराबर आते हैं। न्यूमेरिकल का तो एक सबसे साधारण से समझ लीजिए कि पीएच वैल्यू के क्वेश्चन अधिकतर आता रहता है कि अगर एसिड की कंसंट्रेशन 10⁻⁸ m है तो उसकी पीएच कितनी होगी। तो ये एक्चुअली में बच्चा निकालता है तो उसको लगता है 8 आएगी, तो 7 के ऊपर तो बेसिक चला गया, एसिड कहाँ से रहा। तो एक्चुअली में उसका जो पीएच वैल्यू आती है 6 से 7 के बीच आ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो डाइल्यूट सॉल्यूशन रहता है। वो लिखा रहता है ऑप्शन में 6.9 होगा या लिखा होगा 6 to 7 के बीच में, ठीक है। अच्छा सर, सीडीएस के एग्जाम में आर्ट्स बैकग्राउंड मतलब ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड और कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे भी बैठते हैं जी। उनके लिए केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा ड्रैकुला टाइप होता है हमेशा। बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। तो सर एक समझिए कि आपने जो क्वेश्चन किया है वो पहले हमने डिस्कस कर दिया था कि आप एनसीईआरटी की तरफ ध्यान ही न दीजिए। हम लोगों ने उसके सिलेक्टेड क्वेश्चन और टॉपिक बनाए हैं, आप केवल हमारी किताबों पर ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री नहीं, हिस्ट्री की तरह आपको लगेंगे, उसमें केमिस्ट्री आपको बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। आपको लगेगा ये तो केमिस्ट्री की तरह इजी है, रहेगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो इस तरह सर सिंपल क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं। मॉड्यूल को जरूर से यूज करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और एमकेसी की फैकल्टी इतनी अच्छी है कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने नहीं देगी, ठीक बेटा। ऑलराइट बच्चों, केमिस्ट्री के साथ साथ साइंस बैकग्राउंड का एक और सब्जेक्ट बायोलॉजी हमारे साथ होता है, जिसके लिए हमारे पास देवेश सर मौजूद हैं। देवेश सर, बायोलॉजी के बारे में बच्चों को दिशा निर्देश दें। थैंक यू सर। तो मैं देवेश मौर्य, बायोलॉजी फैकल्टी आपका। तो यहाँ से बायो के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो एवरी ईयर जो भी एग्जाम होते हैं तो उस एग्जाम में 10 से 12 क्वेश्चन आपके बायो के आ जाते हैं। और ये जो 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि हम कक्षा 10 तक की स्टैंडर्ड की बुक को पढ़ करके पास हो जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा लेवल वहाँ पे क्या होता है, 10th लेवल से हाई होता है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ पे बैठते हैं वो ग्रेजुएट लेवल के बच्चे एग्जाम देने के लिए होते हैं। तो ग्रेजुएशन से वो यहाँ पे आपका यूपीएससी एक्सपेक्ट करता रहता है कि आपके जो नॉलेज होनी चाहिए वो 10th लेवल से स्टैंडर्ड होना चाहिए।
तो इसलिए जो बायो के क्वेश्चंस भी बनते हैं वो थोड़ा सा 10th लेवल के स्टैंडर्ड से हाई होते हैं। उसी के देखते हुए तो यहाँ पे जो हम लोगों ने काफी दिनों से मेहनत करते हुए तो जो बुक यहाँ पे तैयार किया गया है, काफी अच्छी बुक तैयार किया गया है। जो भी प्रीवियस ईयर के चाहे जैसे भी क्वेश्चंस आते होंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन वो मॉड्यूल में आपके मिल जाते हैं। अब जैसे आपको अगर 10th लेवल पे आप जाएंगे तो 10th लेवल पे बायोटेक जो चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी, कहीं पे भी डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पे बायोटेक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसे वहां पे क्वेश्चन पूछा गया जैसे इंसुलिन होता है, कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। तो जब आप इसको देखेंगे तो 10th तक कोई भी एनसीईआरटी बुक उठाएंगे आपको आंसर नहीं मिलने वाला है। तो ये कहां पे मिलेगा? तो आपको उससे लेवल पे। तो ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे वो मटेरियल आपको एमकेसी की बुक में अवेलेबल है। तो ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से भी उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन बायो के कि जहां से आपको एवरी ईयर क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे आप सेल ले लेंगे तो सेल से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, प्लांट टिश्यू से क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे टिश्यू से क्वेश्चन प्लांट से पूछ लेता है कि वहां पे ऑप्शन दे देगा कि कौन सा इसमें लिविंग टिश्यू है। अब 4 ऑप्शन दे दिया, पैरेन्काइमा दे दिया, फिर वहां पे पैरेन्काइमा के बाद स्क्लेरेन्काइमा दे दिया, फिर उसके बाद ट्रैकिड्स दे दिया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। तो वहां पे जब टिश्यू हम लोग पढ़ते हैं तो जो पैरेन्काइमा होगी तो लिविंग होगी, स्क्लेरेन्काइमा क्या होगी? डेड हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर सेल से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है सिंपल सा कि ऐसे कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स हैं कि जिसमें डीएनए पाया जाता है। तो सभी तक पढ़ते हैं कि केवल न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है, लेकिन 2 सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें उसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है, जैसे माइटोकांड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस आपको सेल से पूछा जाएगा। फिर एक चैप्टर आता है आपका बैलेंस डाइट आता है, जिसमें आपको रखे गए प्रोटीन है, फैट है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं कि इनके इंपॉर्टेंस को लेकर के इनका क्या इंपॉर्टेंस है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते रहते हैं। बांड पूछे जाते रहते हैं, जैसे आपको पूछ लिया जाए कि पेप्टाइड बांड किस में पाया जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बांड किस में पाया जाएगा। डीएनए से रिलेटेड पूछ लेता है तो डीएनए में कौन सा बांड होगा। तो डीएनए में हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन बांड है, वहां पे स्टर भी बांड, फास्फोडाइस्टर बांड है, यन ग्लाइकोसिडिक बांड है। इस टाइप के क्वेश्चन वहां से आपके एग्जाम में मतलब सर बायोलॉजी में भी एक्चुअली 1 लाइनर क्वेश्चन, हाँ 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं। आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे भी उस बायोलॉजी को अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यस सर। तो बच्चों जनरल साइंस में ऑल्दो एक सब्जेक्ट और फिजिक्स भी इंपॉर्टेंट होता है, जिसके भी 10-12 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलते हैं। फिजिक्स के भी जो क्वेश्चन सीडीएस के एग्जाम में आते हैं वो केवल 10th स्टैंडर्ड के 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सीडीएस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम एलिजिबिलिटी होती है। अब हम लोग आते हैं सीडीएस के एक ब्लैक हॉर्स सब्जेक्ट की तरफ, अर्थमेटिक, एक ऐसा सब्जेक्ट जो आईएमए और ओटीए में डिफरेंस क्रिएट कर देता है, जिसके लिए हमारे पास मौर्य सर मौजूद हैं। मौर्य सर के अनुभव का लाभ उठाएं। जी सर, आईएमए में जब मैथ्स पूछा जाता है तो 100 क्वेश्चन की सीरीज होती है जी, और उसमें अगर हम देखते हैं चाहे हमारा बच्चा 60 दिन के बाद का एग्जाम दे रहा हो या फिर अप्रैल का दे रहा हो जी, तो उसको मेरे अकॉर्डिंग सर पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो एलिमेंट्री मैथ्स का पूरा सिलेबस है, पढ़ना तो सब होता है, लेकिन ये हमें जरूर जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए पूरी बुक के अकॉर्डिंग। और उसमें से अगर देखते हैं तो पर्टिकुलर कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं सर, अगर उसको हम माइंड में कर लें, 5, 6, 7 चैप्टर की बात करूं तो नियर अबाउट सर मोर देन 70% क्वेश्चन हो जाते हैं, वहीं से आ जाते हैं सर। अगर उसमें मैं बात करता हूं तो नंबर सिस्टम से अगर देखा जाए तो ऑन एवरेज सर अभी से 9 से 10 क्वेश्चन पूछे हर बार आते हैं सर, 100 में से आते हैं जी हाँ। उसी जगह सर अगर आप मेंसुरेशन से देखा जाए तो 15 से 20 क्वेश्चन की मार्जिन देता है सर जी, अकेले मेंसुरेशन देता है जी। टेक्नोमेट्री की मैं देखता हूं सर तो वो भी नियर अबाउट 20 क्वेश्चन तक पहुंच जाता है। अच्छा सर, जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, ग्रेजुएशन में भी वो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट रहे हैं, उस बच्चे के आप इस विषय से क्या देखते हैं? देखिए हम उस बच्चों को सर बहुत बेसिक तरीके से देखते हैं और उसको बिल्कुल सर घबराने की जरूरत नहीं होती। 10th तक स्ट्रीम का कोई भी बच्चा रहा होगा सर, वो जरूर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता है, एलिमेंट्री मैथ्स अलजेब्रा पढ़ता है सर, मेंसुरेशन वो पढ़ता है। इसी का थोड़ा सा मॉडरेट फॉर्म यहाँ मिलता है, सीडीएस में मिल जाता है। बेसिकली अगर वो बेसिक से अपने आप को सब
स्ट्रांग कर लेता है जी। तो यहाँ के सर वो क्वेश्चंस कर सकता जी। है। जैसे मैं सर ट्रिग्नोमेट्री के बहुत छोटा सा क्वेश्चन की बात करूं, क्लास 10th में भी सर एक क्वेश्चन है जी। क्लास 10th में क्वेश्चन है कि sin x प्लस cos x इक्वल टू c, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x की पावर 6 प्लस cos x की पावर 6। जी। ये सर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2-3 बार इसी तरीके से पूछा गया। अच्छा। और क्लास 10th का सर एग्जाम्पल है, कहीं एनसीईआरटी या किसी बुक का एग्जाम्पल है सर। जी। अब बच्चा सर वहां से जो करता है उसका मेथड होता है पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आएगा सर, जी। और जब इसको करेगा तो लगभग एक पेज में क्वेश्चन सॉल्व करके निकालेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब थोड़ा सा मॉडरेट फॉर्म जब हम लोग जैसे संस्थान के साथ आता है जी। तो इसको सर हम लोग थोड़ा सा हट के बताते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड से कर लेता है। और इन्हीं को बच्चे ट्रिक्स कह इन्हीं देते को हैं। बच्चे सीधे सीधे ट्रिक नाम दे देते जी। हैं, जबकि बेसिक वही है सर, फंडामेंटल Basic वही वही है। अगर इसी में सर वो केवल वैल्यू रख दे थीटा की 0 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री समथिंग, सी की वैल्यू रख के वही सब्स्टिट्यूट कर दे, आंसर सर उसका 45 सेकंड के अंदर आ जाएगा। ऑलराइट। इस टाइप से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। हाई क्वेश्चन 10th का है सर। अब बच्चा यहाँ सीडीएस के नाम को कहता है 3 साल हमने ग्रेजुएशन नहीं पढ़ा, 2 साल हमने सर मेरे नहीं ख्याल पढ़ा। से यही एक डर बच्चों हाँ। के दिमाग में कहीं ना कहीं होता है जी, जी। कि अर्थमेटिक के लिए अप्लाई करने वाले बच्चे, आई मीन टू से कि आईएमए के लिए अप्लाई करने वाले बच्चे कम हो जाते हैं। जी जी। लेकिन जो बच्चा डरता है सर, वो 2 साल नहीं पढ़ा होता, 3 साल नहीं पढ़ा होता, डायरेक्ट जब सीडीएस में आता है एग्जाम देने के लिए तो उसके मन में यही प्रश्न होता है कि हम कैसे क्वेश्चन, हमने तो पढ़ा ही नहीं है मैथ्स, हमने पढ़ा ही नहीं, इंटर में भी नहीं पढ़ा। हाँ, लेकिन बच्चे सर ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ये ऐसा नहीं मानना जी। चाहिए, क्योंकि 10th लेवल पर वो सारी चीजें पढ़ा होता जी, जी। है। स्टैटिक्स नाम से मीन मीडियन मोड भी पढ़ा होता है, ट्रिग्नोमेट्री भी वही बेसिक पढ़ा होता है सर। सर, जैसे कोई example है? जैसे आज जब एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं सर, तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में एक क्वेश्चन है sin x प्लस cos x इक्वल टू c, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x की पावर 6 प्लस cos x की पावर 6। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर बच्चा अगर उस बेसिक लेवल से करता सर तो ये एक पेज में क्वेश्चन सॉल्व करता है, लेकिन वो सीडीएस के एग्जाम देने जा रहा है जहाँ पर अप्रोक्स टाइम उसका 30 to 45 सेकेंड का होता है। इस पीरियड में हम लोग उसको क्या करते हैं सर, थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच जिसको बच्चे मानते हैं, जबकि मेरा मानना नहीं सर, वो बेसिक कॉन्सेप्ट वही होता है। आप इसको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट कहना चाहेंगे? हाँ, कॉन्सेप्ट ही कहना चाहेंगे कि अगर बच्चे को 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री की वैल्यू पता है सर, पर्टिकुलर कोई एक भी वैल्यू रख देता है, सी को इवैल्यूएट कर लेता है, आफ्टर देन सी की वैल्यू वही उस ऑप्शन में रख देता है, उसको 35 सेकंड 45 सेकंड में आंसर मिल जाता है सर। तो यहाँ उसको एक डरने की जरूरत नहीं होती है सर। इसी टाइप से अगर हम और सारे पार्ट पे देखें, जहाँ को पढ़ने पर अगर बच्चा पढ़ ले 6-7 चैप्टर सर पढ़ता है तो नियर अबाउट सर 70% से ज्यादा क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर सकता है। आप इसको डिटेल्ड कॉन्सेप्ट कहना चाहेंगे? जैसे मैं नंबर सिस्टम की बात करता हूँ सर, तो उसमें सर ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो आज की डेट में सर 9-10 क्वेश्चन उसके पर ईयर पूछे गए आ जाते हैं। ठीक सर। इसी जगह अगर मेंसुरेशन की देखता हूँ सर, तो मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन आते हैं वो 19 to 20, 21, 22 ऐसे केवल mensuration के बीच तक mensuration question के आ आते हैं जाते हैं। सर। अब उस मेंसुरेशन देखे सर, बच्चे को डरने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं डरने की सर, वो क्यूब सर वहीं पढ़ा है, क्यूबाइड वहीं पढ़ा सर, सिलेंडर वहीं पढ़ के आया है, अब कौन यहीं पढ़ के आया सर, फ्रस्टम वहीं पढ़ के आया सर, और सर्कल और स्फेयर सर वहीं पढ़ के आया। तो मेंसुरेशन यही बेस है सर, और यही इतनी चीजें होती हैं। मेंसुरेशन का जो दूसरा रूप होता है सर, जैसे प्रिज्म होता है, ये क्वेश्चन नहीं आया सर, रेयर केस में कभी पूछा गया है, लेकिन जो पूछी गई चीजें हैं वो क्लास 10 से लेवल की। सर 100 सवालों में से कितने सवाल बच्चों को इसमें कर लेने चाहिए? नियर अबाउट सर 100 सवालों में अगर 50 क्वेश्चन कर लेता है तो श्योर मान के चलिए को क्या कर सकता है सर, मैथ में क्वालिफाइड हो सकता है। फाइन सर। सर नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के बच्चों के लिए हम अपनी संस्था में किस प्रकार से बच्चों को डील करते हैं कि बच्चे उसको समझ जाएं? नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड बच्चों के लिए सर हमारा संस्थान बहुत ही सर मजबूती के साथ खड़ा होता है उनके साथ। उनके लिए जो एक प्रॉपर नोट्स की व्यवस्था करता है, उनके लिए जो एक रिसर्च टीम हमारी एक प्रॉपर ढंग से बुक बना कर रखी है, कॉन्सेप्ट वाइज एक्सरसाइज है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो उनके लिए सर बहुत रोल अदा करती है। लेकिन सर ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चा नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है उसको क्लास के दौरान सारी बात समझ में नहीं आ रही। तो उसके लिए सर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जी। बच्चा क्लास में सर टीचर से मिलता है, और हमारे टीचर्स जो सर इतने कोऑपरेटिव होते हैं, वो इंडिविजुअली सर लगभग हर बच्चे से जुड़े होते हैं। बच्चा अपनी दिल खोल के बात उनसे कह देता है कि सर ये कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आया। आफ्टर देन सर दिन भर हम अपने डाउट काउंटर को सर रन करते हैं। किसी भी बच्चे को किसी भी टाइप के कोई मतलब बच्चा क्लास के पहले और
क्लास के बाद भी पढ़ाई कर सकता है? हमेशा सर कंटिन्यूअस है। हमारे संस्थान में सारे 7 to 7 का जो स्लॉट होता है सर, उसमें हमेशा बच्चा अपनी अब बात कर सकता है, अपने डाउट को दूर कर सकता है। इतना डिवोटेड मेरा संस्थान है सर बच्चों। वेरी गुड सर। और सबसे बड़ी बात बच्चों, वर्तमान में हम अपने ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए भी एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था ऑनलाइन लेकर आ चुके हैं। कहने का मतलब जितने भी बच्चे इस समय कोचिंग में पढ़ते हैं उनको उनके सारे विषयों की एक्स्ट्रा क्लासेस उनके मोबाइल पर अवेलेबल करवाई जा रही हैं, ताकि क्लास में बैठने के अलावा भी वो अपने समय का पूरा सदुपयोग कर सकें। और कुछ मौर्य सर आप कहना चाहेंगे अर्थमेटिक के पेपर को लेकर? जी बिल्कुल कहना चाहेंगे। बच्चे सर जब आते हैं हमारे यहाँ, उनको अर्थमेटिक का नाम पे केवल उनको कुछ चैप्टर्स ही दिखते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं तो नंबर सिस्टम तो बच्चा पढ़ता है, उसे लगता है कि ठीक है, लेकिन एचसीएफ पढ़ेगा, एलसीएम पढ़ेगा, एवरेज पढ़ेगा, परसेंटेज पढ़ेगा, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ेगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो, प्रोपोर्शन, चेन रूल, इतना जब वो पढ़ता है सर तो उसी में बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। लेकिन जैसे ही इस टॉपिक से हट के चैप्टर्स आते हैं जहां वो अपने आप को डर फील करता है, वो चैप्टर वही होते हैं उसके लागार्थम हुए सर, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक, सेट थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स, ज्योमेट्री, यहीं से बच्चा डरता है। और जबकि सर यहीं से मोर देन 70% क्वेश्चन आता है। तो बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है बेटा, बिल्कुल परेशान न हो, आप जिस लेवल से पढ़ के आए हैं वहीं से शुरू करिए और यहाँ पर संस्थान के साथ जुड़िए, सारी चीजें प्रॉपर हो जाएंगी और आप निश्चित सफल हो जाओगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये था आपके लिए पैनाशिया सॉल्यूशन, रामबाण समाधान, आपकी तैयारियों को फिनिशिंग टच देने का तरीका आपके 14 नवंबर वाले एग्जाम के लिए और वर्ष 2022 के अप्रैल महीने में होने वाले सीडीएस के फर्स्ट एग्जाम के लिए। तो निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए मेजर कलशी क्लासेस। यदि आप अपने वर्दी पहनने के सपने को साकार करना चाहते हैं, आप भले ही साइंस बैकग्राउंड के हों या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हों, सीडीएस के एग्जाम में हमारी ये चुनिंदा विशेषज्ञों की एक्सपर्ट टीम आपके सामने कोई समस्या नहीं आने देगी। ये व्यक्तिगत वादा है हम सभी लोगों का। तो चलिए मिलते हैं अब किसी रेगुलर क्लासरूम प्रोग्राम में। जय हिंद। जय हिंद। अपने देश सेवा के सपने को पूरा करने के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि मेजर कलशी क्लासेस लौट आया है अपने ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के साथ, जहां आपको मिलेगा एक्सपर्ट फैकल्टी की गाइडेंस, डाउट काउंटर फैसिलिटी, स्पेशल करंट अफेयर सेशन, फिजिकल ट्रेनिंग और मंथली यूनिट टेस्ट के साथ साथ बेस्ट स्टडी मटेरियल। अपने वर्दी के सपने को कीजिए साकार मेजर कलशी क्लासेस के साथ। आज ही एडमिशन लें और पाएं 2000 का कैशबैक डायरेक्ट एडमिशन लेने पर। और अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें 9696330033 पर और विजिट करें www.major